मैं अनिल साहू, विभागाध्यक्ष भूगोल विभाग, ऑडियो ट्यूटोरियल के सेशन में, ऑडियो वीडियो ट्यूटोरियल के सेशन में आपका स्वागत करता हूँ। और ये मैंने सेशन बीए, स्पेशली बीए फर्स्ट ईयर के मेरे जो छात्र हैं, छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय, जिन्होंने डीएसएन कॉलेज उन्नाव में एडमिशन लिया है, साथ ही सीएसएम विश्वविद्यालय से संबंधित जितने भी कॉलेजेस हैं, उन सभी के बीए फर्स्ट ईयर के छात्र जिन्होंने नया एडमिशन लिया है और ड्यू टू कोविड-19 अभी रेगुलर मोड में पढ़ाई नहीं चल पा रही है, तो उन सभी छात्रों को मेरा ये वीडियो ट्यूटोरियल समर्पित है। तो आइए मैं थोड़ा सा टॉपिक को स्टार्ट करूँ उससे पहले 2-3 जानकारी आपको देना चाहता हूँ। आप अभी बीए फर्स्ट ईयर से, आप इंटरमीडिएट को पास करके बीए फर्स्ट ईयर में आपने प्रवेश किया है और अभी कुछ छात्र होंगे जिन्हें भूगोल के बारे में पता होगा। बहुत सारे छात्र हमारे ऐसे होंगे जिन्हें भूगोल के बारे में या भौगोलिक अध्ययन के बारे में पता नहीं होगा, भूगोल उनके लिए नया विषय होगा। तो थोड़ा सा मैं यहाँ पर आपका सिलेबस क्या है, कौन कौन सी बुक्स हैं, कितने पेपर हैं, इस पर थोड़ी चर्चा करना चाहूँगा। हमारा जो बीए प्रथम वर्ष का सीएसएम विश्वविद्यालय का सिलेबस है, उसमें भूगोल में 3 पेपर हैं। पहला प्रश्न पत्र भौतिक भूगोल का है और इस पर सबसे अच्छी किताब प्रोफेसर सविन सिंह की है। दूसरा जो विषय है या दूसरा जो पेपर है वो मानव भूगोल का है। इस पर प्रोफेसर माजिद हुसैन और डॉक्टर एस डी कौशिक, चतुर्भुज मामोरिया की किताब भी ओवरऑल ठीक है। तो कुल मिला के लेखक हैं, आप चाहें तो इनमें से किसी को भी चूज करके आप जो भी आपको बेहतर लगे आप उसको पढ़ सकते हैं, या फिर आपके पास सिलेबस है, आप विभिन्न किताबों से चीज़ों को कलेक्ट करके आप पढ़ सकते हैं। तीसरा पेपर प्रयोगात्मक भूगोल का है, जो कि इंटरनल असेसमेंट होता है, 30 नंबर का होता है और इस पर सबसे अच्छी किताब डॉक्टर जेपी शर्मा की है। और ये तीनों पेपर, पहला पेपर 35 अंक का है। यहाँ पर पहले पेपर यानी भौतिक भूगोल में 100 प्रश्नों के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं जिन्हें आपको सॉल्व करना होता है। दूसरा पेपर रिटन एग्जाम है जिसमें 3 प्रकार के प्रश्न होते हैं, शॉर्ट आंसर टाइप, मीडियम आंसर टाइप और लॉन्ग आंसर टाइप। ये भी 35 अंकों का होता है। तीसरा पेपर इंटरनल असेसमेंट का होता है जिसमें लैब वर्क, स्केल, प्रोजेक्शन और इंडिया एंड कंट्रीज का जो नेबर नेबर कंट्रीज का वेदर मैप वगैरह है, कन्वेंशनल साइंस है, इनके बारे में आपको जो है पढ़ना होता है। तो कुल मिला के ये इतना बढ़िया आपका पेपर है भूगोल कि आराम से इसमें, मैंने पहले भी कई ट्यूटोरियल्स में बताया है कि कोई बच्चा अगर सामान्य कोशिश भी करे तो 65 to 70% या 60 to 70 नंबर पा सकता है। तो ये आपके लिए, आपकी स्कोरिंग के हिसाब से बहुत अच्छा विषय है। और जब आप प्रतियोगी परीक्षा में बैठते हैं तो भौतिक भूगोल, मानव भूगोल का एक बड़ा पोर्शन होता है जो भूगोल और सामान्य अध्ययन में पूछा जाता है। तो इस दृष्टिकोण से भी ये बहुत अच्छा विषय है और आपको बहुत ही ज़्यादा फायदा मिलेगा। बीए फर्स्ट ईयर का जो सिलेबस है उसमें मैंने कुछ सिलेक्टेड टॉपिक्स को उठाया है, क्योंकि सभी टॉपिक्स पे ट्यूटोरियल बना पाना थोड़ा सा कठिन है। और जब विषय सामग्री आसानी से उपलब्ध है तो आप उनको वहाँ पे पढ़ सकते हैं। बहुत ही भूगोल है प्रोफेसर सविन सिंह सर की, और उसका जो बिगनिंग में जो टॉपिक है जो मॉर्फोलॉजी के, उनमें इंटीरियर ऑफ द अर्थ यानी पृथ्वी की आंतरिक संरचना एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो मैंने इस पर आपको, आपके लिए ये ट्यूटोरियल बनाया है। जैसे आप लोग देख रहे हैं, जो हमारा पहला टॉपिक है वो है पृथ्वी की आंतरिक संरचना, इंटीरियर ऑफ द अर्थ। और इसमें मैं बताना चाहूंगा कि मान लीजिए हमको, अगर आप, आज हम विश्व में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का दौर है, मानो मानव
पृथ्वी के बाहर भी जा चुका है। मंगल तक मानव के यान पहुंच चुके हैं। हीलियोपाज तक हमने अपने अनमैन्ड व्हीकल भेजा हुआ है। यानी हीलियोपाज मतलब वह ब्रह्मांड की वह सीमा जहां पर सूर्य के प्रकाश का प्रभाव खत्म हो जाता है। तो मानव ने पृथ्वी के इतर बहुत सारी चीजों के बारे में जानकारी प्राप्त की है, ज्ञान प्राप्त किया है, लेकिन हमारी पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसी है, पृथ्वी का आंतरिक भाग कैसा है, इसके संदर्भ में हमारी अभी जो जानकारी है, जो हमारे पास ज्ञान है, वो उतना प्रभावी नहीं है। अगर मान लीजिए कि हमारी, जैसे आपको एक शेप दे दिया जाए, आपसे कहा जाए कि बताइए शेप कैसा बना हुआ है, इसका इंटीरियर कैसा है, इसकी आंतरिक संरचना कैसी है, तो आप एक चाकू उठाएंगे, सेब को काटेंगे और काट करके बता देंगे, देखो ये उसकी ऊपरी लेयर है, इसमें पतली इसकी इसका छिलका है, मध्य भाग इसका गूदा है, और लास्ट में इसके थोड़े थोड़े छोटे छोटे जो है बीज के कण हैं। लेकिन हमारी पृथ्वी के संदर्भ में ऐसा करना बहुत ही कठिन है। इसको इस संदर्भ में आप समझिए कि हमारी पृथ्वी का जो अर्धव्यास है, अर्धव्यास मतलब उसकी जो त्रिज्या है 6371 किलोमीटर है, और जो एवरेज 12,752 किलोमीटर हमारी पृथ्वी का व्यास है। यानी हमारे, अगर आप पृथ्वी को अगर एक गोलाब मान रहे हैं, हमारी पृथ्वी गोलाब की तरह है, तो उसका जो व्यास है, यानी जिस बिंदु पर आप खड़े हैं उसके प्रति ध्रुवस्थ बिंदु की दूरी 12,752 या अप्रोक्सीमेटली लगभग 12,800 किलोमीटर है। तो पृथ्वी के आंतरिक भाग को जानने के लिए, या पृथ्वी की आंतरिक भाग या आंतरिक रचना को जानने के लिए वैज्ञानिकों ने कई सारे स्रोतों का इस्तेमाल किया है, क्योंकि पृथ्वी इतना बड़ा एक स्वयं में एक ग्रह है, तो उसकी आंतरिक संरचना कैसी है उसको जानने के लिए दो प्रकार के स्रोतों का सहारा लिया गया है। पहला है डायरेक्ट सोर्सेज, यानी प्रत्यक्ष स्रोत, जिसमें भूकंप, विज्ञान और ज्वालामुखी विस्फोट है। और दूसरा है इनडायरेक्ट सोर्सेज, जिसमें घनत्व, दबाव और तापमान, डेंसिटी, प्रेशर एंड टेम्परेचर। और चूंकि जो वर्तमान में परीक्षाएं हो रही हैं, स्पेशली विभिन्न प्रकार की जो सिविल सर्विसेज है, एसएससी के एग्जाम, यूपी ट्रिपल एससी के एग्जाम है, और साथ ही साथ हमारा जो भूगोल का मुख्य परीक्षा है ये यूनिवर्सिटी का, उसमें भी थोड़ा सा प्रश्नों की गहनता बढ़ी है। अब आपसे सीधे सीधे पृथ्वी का घनत्व कितना है ये सब नहीं पूछ रहे हैं, घनत्व से संबंधित जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है वो जो है पूछे जा रहे हैं। तो टेम्परेचर किस प्रकार जो है क्या बोलते हैं, या टेम्परेचर के आधार पर पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में क्या क्या अनुमान लगाए जाते हैं, इसके बारे में थोड़ा मैं आपको बताना चाहूंगा। आपके सामने स्लाइड पे कुछ चीजें लिखी हुई हैं। जैसे जैसे हम पृथ्वी के धरातल के अंदर की ओर जाते हैं, तापमान बढ़ता जाता है। एक एवरेज है कि 32 मीटर की गहराई पर लगभग 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर इंक्रीज होता है। इस आधार पर एक मोटा मोटा अनुमान लगाया जाए कि जैसे जैसे हम पृथ्वी की गहराई पर बढ़ते जाएंगे, तापमान बढ़ता जाएगा, और एक समय ऐसा आएगा कि पृथ्वी के अंदर की जो चट्टाने हैं अत्यधिक तापमान के कारण पिघली हुई अवस्था में हो जाएंगी, यानी चट्टाने ठोस अवस्था में नहीं रह पाएंगी। और इसके आधार पर वैज्ञानिकों ने एक अनुमान लगाया कि पृथ्वी में कहीं ना कहीं कुछ ऐसी एक लेयर है जहां पर उच्चतम तापमान के कारण, हाई टेम्परेचर के कारण चट्टाने पिघली हुई अवस्था में है, यानी पृथ्वी के आंतरिक भाग में कोई एक ऐसा स्थान है जो कि तरल अवस्था में है। दूसरा हम बात करते हैं, प्रेशर की बात करते हैं। प्रेशर एक मोटा मोटा ये माना जाता है कि हमारी पृथ्वी का, वैज्ञानिकों ने आकलन किया है कि हमारी पृथ्वी में जैसे जैसे हम धरातल से नीचे की ओर जाते हैं, यानी जिस सतह पर हम रहते हैं उस सतह से नीचे की ओर जाते हैं, तो लगातार जो है चट्टानों के दबाव के कारण, या चट्टानों का दबाव लगातार बढ़ता जाता है। एक अंदाजा लगाया गया है कि क्या बोलते हैं, जैसे अंदर जाने पर, जैसे आपके सामने ये दिया हुआ है, जस्ट लाइक द टेम्परेचर द प्रेशर इज आल्सो इंक्रीजिंग फ्रॉम द सरफेस टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ। जैसे जैसे हम पृथ्वी के सतह से केंद्र की ओर जाते हैं, दबाव बढ़ता जाता है, और ये जो है ये चट्टानों के एक दूसरे के ऊपर
दबाव के पड़ने के कारण, एक दूसरे के ऊपर स्थित होने के कारण उनके द्वारा जो प्रति इकाई दबाव या प्रति इकाई जो उनका वेट होता है उसके कारण जो है ये टेम्परेचर, ये क्या बोलते हैं, लगातार दबाव बढ़ता जाता है। और ये ऐसा होता है कि एक समय 3 से 4 क्या बोलते हैं 30 से 40 लाख गुना अधिक हो जाता है, और इतना ज़्यादा हाई टेम क्या बोलते हैं प्रेशर हो जाता है कि अत्यधिक तापमान के बावजूद भी टेम्परेचर अधिक है, उसके बावजूद भी वहाँ का जो चट्टानों का स्वरूप है वो तरल अवस्था में न होकर के ठोस अवस्था में ही रहता है। तीसरा जो बिंदु है हमारे पास वो घनत्व है। एक मोटा मोटा आप मान लीजिए कि हमारी पृथ्वी के का औसत घनत्व जो है 5.5 है, और पृथ्वी का जो अंतरतम है यानी जो हमारी पृथ्वी का कोर है, जो बिल्कुल बीच का भाग है, वहाँ का घनत्व 13 माना गया है या 13 आकलित किया गया है। तो इससे ये पता चलता है पृथ्वी की सतह का जो ऊपरी घन क्या बोलते हैं ऊपरी सतह है उसका घनत्व 3.3 के आसपास है। तो वैज्ञानिकों ने अनुमान लगाया कि घनत्व के आधार पर यह अनुमान लगाया कि पृथ्वी के अंतर का कहीं ना कहीं जो है घनत्व, अधिक घनत्व जो है बढ़ते हुए प्रेशर के कारण है, और पृथ्वी का आंतरिक भाग अधिक घना है या अधिक घनत्व वाला है। अब जो मैंने डायरेक्ट सोर्सेज की आपके सामने बात कही थी कि सिस्मोलॉजी भी जो है एक महत्वपूर्ण बिंदु है। सिस्मोलॉजी एक महत्वपूर्ण बिंदु है। Seismology is the science in which seismic waves are studied by seismograph. Seismology is the main source to know about interior of the earth. यानी भूकंप विज्ञान, जिस समय किसी स्थान पर भूकंप आता है तो भूकंप से संबंधित अध्ययन को सिस्मोलॉजी या भूकंप विज्ञान कहा जाता है। और भूकंप के कारण किसी स्थान पर जो तरंगे उत्पन्न होती हैं, उन तरंगों की प्रकृति का अध्ययन करने के उपरांत पृथ्वी के आंतरिक संरचना के बारे में अनुमान लगाया जाता है। जैसे जिस समय कहीं पर भूकंप आता है तो 4 प्रकार की तरंगे उत्पन्न होती हैं। पहली होती है कॉम्प्रेशनल या पी वेव, जिनको प्राइमरी तरंगे भी बोलते हैं, प्राथमिक तरंगे बोलते हैं। कॉम्प्रेशनल आर पी वेव्स आर प्राइमरी वेव्स या प्राथमिक तरंगे। दूसरा होता है ट्रांसवर्स या सेकेंडरी वेव्स। तीसरी होती है लव तरंगे, और चौथी रैली तरंगे। थोड़ा सा तरंगों के बारे में आपको बताना चाहूंगा। ये आपके सामने दो तरंग शीर्षों के मध्य के, ये ऊपर उठा हुआ वाला जो भाग होता है इसको तरंग शीर्ष बोलते हैं, और ये जो नीचे धसा हुआ भाग होता है इसको ट्रफ या तरंग गर्त बोलते हैं। दो गर्तों या दो शीर्षों के मध्य की जो दूरी होती है इसको वेवलेंथ कहा जाता है। और सिस्मोलॉजी के आधार पर इसको थोड़ा सा मैं बताना चाहूंगा कि जो पी वेव्स होती हैं, इन तीनों वेव्स के स्वरूप के आधार पर, जैसे पी वेव्स हैं, पी वेव्स की विशेषता ये होती है कि ठोस द्रव दोनों अवस्थाओं में चल लेती है, और जैसे जैसे घनत्व बढ़ता जाता है पी वेव्स की स्पीड बढ़ती जाती है। तो सीस्मोग्राफ में जब अंकन किया जाता है कि पी वेव्स कहाँ कहाँ से आई और उनकी गति क्या थी, तो उससे पता चल जाता है कि ये स्थान अधिक घनत्व वाला था, क्योंकि यहाँ पे पी वेव्स की स्पीड ज़्यादा थी। और इसके आधार पर, और जहाँ पर पी वेव्स की स्पीड कम होती है उसे अंदाजा लगाया जाता है कि यह स्थान कम घनत्व वाला था। दूसरी वेव्स जो है उनको एस वेव्स बोलते हैं या सेकेंडरी वेव्स बोलते हैं। इनको शेयर वेव भी कहा जाता है, क्योंकि ये जो है की एक विशेषता होती है कि तरल पदार्थों में लगभग विलुप्त हो जाती है। इनको ट्रांसवर्स वेव्स भी कहा जाता है। और ये देखा गया है कि पृथ्वी के लगभग आउटर पोल का जो एरिया है, यानी 2900 किलोमीटर से लेकर के 5150 किलोमीटर के मध्य का क्षेत्र, वहाँ पर एस वेव्स जाकर के समाप्त हो जाती हैं। तो ये माना जाता है कि वो पदार्थ या वो पृथ्वी की आंतरिक संरचना का या पृथ्वी का आंतरिक स्थिति का वह भाग तरल अवस्था में। लव वेव्स को धरातली तरंगे भी कहा जाता है, और ये पृथ्वी के धरातल पर ऊपर ऊपर चलती हैं, और इनको डिस्ट्रक्शनल या इनको क्या बोलते हैं लव वेव्स
को, और ये सबसे ज़्यादा विनाशकारी तरंगें होती हैं। रैली वेव्स जो है सबसे धीमे चलने वाली वेव्स हैं, और ये बिल्कुल देखने रैली वेव्स आर सिमिलर टू वाटर वेव्स इन ocean before break at the surf line as Rayleigh waves press passes a particle move in electrical trajectory that is काउंटर क्लॉकवाइज। तो इन चार तरंगों की प्रकृति के आधार में इसका अनुमान लगाया गया है। ये एरिया में जो है, इस एरिया में इस क्षेत्र से जो है होकर के सेकेंडरी तरंगे जो है या द्वितीय तरंगे जो है धरातल को क्रॉस नहीं कर पाती, अंतरतम को क्रॉस नहीं कर पाती है। और ये देखिए जो पी वेव्स हैं ये पृथ्वी के धरातल के तीनों लेयर में आती है, क्रस्ट, मेंटल और कोर के एरियाज को क्रॉस करते हुए जो है ये जो है दूसरे यानी प्रतिध्रुवस्थ बिंदु तक पहुंच पाती है। तो इस प्रकार जो है वैज्ञानिकों ने पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में भूकंपी तरंगों के आधार पर अनुमान लगाया है। अब जो एक स्ट्रक्चरल मॉडल बनाया गया है पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में, और किसके आधार पर, एज पर सिस्मिक वेव्स यानी सिस्मिक तरंगों के आधार पर जो स्ट्रक्चरल मॉडल बनाया गया है वो ये है। एज पर सिस्मोलॉजी यानी भूकंप विज्ञान के आधार पर पृथ्वी की लेयर को, यानी जिस सतह पर हम हैं रह रहे हैं वहां से लेकर के, यानी यहाँ पर हम रह रहे हैं, इस सतह पर हम रह रहे हैं, यहाँ से लेकर के पृथ्वी के आंतरिक बिंदु तक यानी पृथ्वी के कोर तक, यानी यहाँ तक एक स्ट्रक्चर मॉडल बनाया गया है। और उस मॉडल के आधार पर पृथ्वी की आंतरिक संरचना को तीन भागों में डिवाइड किया गया है, क्रस्ट, मेंटल और कोर। तो क्रस्ट का जो गहराई बताई गई है, जो कि एक ऑथेंटिक मॉडल या क्या बोलते हैं आइडियोलॉजिकल मॉडल है, तो 0 किलोमीटर से लेकर के 33 किलोमीटर तक की जो गहराई है उसको जो है क्रस्ट कहा गया है। और उसके बाद 33 किलोमीटर से लेकर के 100 किलोमीटर यानी ये जो पूरा एरिया है, ये पूरा एरिया है, इसको मेंटल कहा गया है, इसको हिंदी में प्रवार कहा जाता है। और 2900 किलोमीटर से लेकर के 5100 या 2900 किलोमीटर से लेकर के 6371 6371 किलोमीटर की जो गहराई है उस गहराई को कहा गया है कोर। तो फिर से आप ध्यान दीजिए, जो ऊपरी सबसे लेयर है यानी 0 किलोमीटर से 33 किलोमीटर तक, और वहां सागरों में 100 किलोमीटर तक की गहराई इसको मानी जाती है, इसको क्रस्ट कहा गया है। 33 किलोमीटर से लेकर के 2900 किलोमीटर का जो रीजन है उसको जो है गहराई का रीजन उसको मेंटल कहा गया है। और 2900 किलोमीटर से लेकर के पृथ्वी के आंतरिक बिंदु तक का जो एरिया उसको कहा गया है कोर। और इस कोर इनको भी जो है सब पार्ट्स में डिवाइड किया गया। थोड़ा सा समझिए, एक यहाँ पर आप देख रहे हैं एस्थोनोस्फेयर, इसको दुर्बलता मंडल कहा जाता है, यानी 100 किलोमीटर से लेकर के 200 किलोमीटर की गहराई का एक ऐसा रीजन है जहां पर पदार्थ जो है सेमी मॉल्टन स्टेज में है, और यहाँ पर पी तरंगों की स्पीड कम हो जाती है और सेकेंडरी वेव्स यानी एस वेव्स बिल्कुल विलुप्त सी हो जाती हैं। तो ये पी वेव्स के लिए जो है लो वेलोसिटी का जोन होता है, इसलिए जो है यहाँ पर इसको इस रीजन को एस्थोनोस्फेयर या दुर्बलता मंडल या निम्न गति का मंडल या लो वेलोसिटी जोन कहा जाता है। थोड़ा सा इसको हम और क्लियर करके देखें, इस मॉडल को एक एक चीज को क्लियर करके देखें। तो ये आपको दिखाई पड़ रहा है जो ऊपरी पोर्शन है यानी 0 किलोमीटर से लेकर के -100 किलोमीटर तक, जिस पर हमारी पृथ्वी के धरातल पर महाद्वीप और महासागरों का विस्तार है, वो ओशियंस, इसको जो है लिथोस्फीयर कहा जाता है। 0 किलोमीटर की गहराई से लेकर के 100 किलोमीटर की गहराई तक की जो मोटाई का क्षेत्र है इसको लिथोस्फीयर कहा जाता है। और 100 किलोमीटर से लेकर के -700 किलोमीटर यानी लगभग 700 किलोमीटर की गहराई तक का जो रीजन है, मोटे मोटे जो है इसका जो कैलकुलेशन 100 किलोमीटर से 200 किलोमीटर की गहराई तक का रीजन है उसको एस्थोनोस्फेयर दुर्बलता मंडल कहा जाता है। उसके बाद फिर जो है 700 किलोमीटर की गहराई से लेकर के 2900 किलोमीटर की गहराई का जो क्षेत्र है इसको मेसोस्फेयर या मध्यमंडल कहा जाता है। 2900 किलोमीटर की गहराई से लेकर के 5150 किलोमीटर की गहराई का जो क्षेत्र है इसको आउटर कोर कहा जाता है। और 5150 किलोमीटर से लेकर के 6371 किलोमीटर का जो रीजन है इसको जो है
इनर कोर कहा जाता है। और इसमें जो एस्थोनोस्फेयर है ये यहाँ पर पदार्थ सेमी मॉल्टन स्टेज में है, और ये जो आउटर कोर है यहाँ पर पदार्थ लिक्विड स्टेज में है। यहाँ पर पदार्थ कैसा है, लिक्विड स्टेज में है। थोड़ा सा हम लोग डिसकॉन्टिन्यूटीज की बात करते हैं। डिसकॉन्टिन्यूज या असंबद्धता, जहाँ पर दो अलग अलग स्वभाव वाली चट्टानें एक दूसरे से मिलती हैं, उनके मिलने के कारण जो है एक विपरीत स्वभाव का एक लेयर बन जाता है, उसको डिसकॉन्टिन्यूटी या असंबद्धता कहा जाता है। तो आप देख लीजिए, सबसे पहले कोनार्ड डिसकॉन्टिन्यूटी है, ये अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट के मध्य है, कोनार्ड। दूसरी है मोहोरोबिकिक डिसकॉन्टिन्यूटी, जो क्रस्ट और मेंटल के बीच में है। उसके बाद रेपिटी है, मेंटल और अपर मेंटल और लोअर मेंटल के मध्य है। गुटेनबर्ग मेंटल और कोर के मध्य है। और सबसे लास्ट में लेहमन जेफ्रीज, जो कि आउटर कोर और इनर कोर के मध्य में। इसको मैंने थोड़ा सा एक फार्मूला बनाया था, कोमो रेगुले। कोनार्ड अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट के मध्य है, मोहो क्रस्ट और मेंटल के मध्य है, रेपेटी अपर मेंटल और लोअर मेंटल के मध्य है, गुटेनबर्ग लोअर मेंटल और आउटर कोर के मध्य है, और लेहमन जेफ्रीज आउटर और इनर कोर के मध्य है। इसको आपको अपने हिसाब से समझ करके और इसको आपके दिमाग में आपको फिट करना है। फिर मैंने बताया लिथोस्फेयर क्या है, स्थेनोस्फेयर क्या है, मेसोस्फेयर क्या है और बैरिस्फेयर क्या है। थोड़ा सा और समझ लीजिए कि लिथोस्फेयर यानी 100 किलोमीटर की गहराई तक का जो रीजन है, जिसमें महासागरीय क्रस्ट और क्या बोलते हैं महाद्वीपीय क्रस्ट है, उसको लिथोस्फेयर कहा जाता है। फिर 100 किलोमीटर से लेकर के 200 किलोमीटर की गहराई का क्षेत्र, जहाँ पर पी तरंगों की गति कम हो जाती है, उनका लो वेलोसिटी जोन होता है, उसको यहाँ पे पदार्थ सेमी मोल्टन स्टेज में है, उसको एस्थोनोस्फीयर कहा जाता है। उसके बाद अपर मेंटल और लोअर मेंटल का जो रीजन है, इसको मेसोस्फीयर कहा जाता है। और उसके बाद आउटर कोर इनर कोर का जो एरिया है, इसको बैरिस्फीयर कहा जाता है। तो इस प्रकार आपके सामने जो है, अब थोड़ा सा हम लोग तकनीकी आधार पे जो चीज़ें फैक्चुअल, जो कि आपका ये पेपर फैक्चुअल है, समझ लें इसको। क्रस्ट ये जो है सबसे ऊपरी पार्ट है, और लगभग 8 से 40 किलोमीटर का थिकनेस है। मान लीजिए 0 से 33 किलोमीटर, कहीं कहीं इसको 35 किलोमीटर भी माना जाता है। ये जो है लगभग पृथ्वी के कुल वॉल्यूम का 1% है, और कुल द्रव्यमान का 0.5% है। और इसको कहीं कहीं पर सियाल, जो कि ये सिलिकॉन और एल्यूमिनियम से बना हुआ है, जितने भी कॉन्टिनेंट हैं यहाँ पर ऊपर यही इसी पर हैं। और जैसा मैंने आपको बताया कि ये जो है, इसको दो अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट के मध्य जो कोनार डिस्कंटिन्यूटी है। दूसरा मेंटल है, लगभग 2900 किलोमीटर की गहराई का मोटाई है इसकी, और लगभग पृथ्वी का कुल वॉल्यूम का 84% ये, और द्रव्यमान का 67% यहाँ पर है। इसका घनत्व लगभग 4.5 से 5.5 के मध्य है। और बाकी चीज़ें आप जो है, इसको आप किताब से देख करके आप जो है इसको ध्यान से देख लीजिएगा। और कोर लगभग इनर मोस्ट रीजन है पृथ्वी के केंद्र का, और इसको दो भागों में डिवाइड किया गया है, आउटर कोर और इनर कोर। आउटर कोर लिक्विड स्टेज में है, और आउटर कोर और इनर कोर के मध्य गुटेनबर्ग डिस्कंटिन्यूटी है। और लगभग पृथ्वी के जो है वॉल्यूम का कुल 15%, और पृथ्वी के द्रव्यमान का लगभग 32.5% यहाँ पर उपस्थित है। और इसका जो डेंसिटी है लगभग 9.5 से लेकर के 14.5 के बीच है। एवरेज 13 ग्राम यहाँ पर जो है डेंसिटी पाई जाती है, 13। और पृथ्वी का जो आंतरिक कोर है, यानी इनर कोर है, वो क्या बोलते हैं, ठोस अवस्था में है। ठोस अवस्था में इसलिए क्योंकि ये जो है अत्यंत घने हुए पदार्थ निकिल और फेरियम से बना हुआ है। और कोर को डिनोट करने के लिए कभी कभी जो है बैरिस्फीयर शब्द का भी इस्तेमाल किया जाता है। तो मैंने आपको बताया कि आपको इस तरह जो है, मैंने एक सामान्य से तरीके में, सामान्य शब्दों में और सामान्य तरीके से चीज़ों को आपको समझाने का प्रयास किया। लेकिन अंत में मैं कहना यह चाहूँगा कि एक बार आपको खुद बुक खोल करके चीज़ों को समझना होगा। थैंक यू।